गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी जी से संबंधित जितने भी अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कंपटीशन में आते हैं या आपके लिए जो ज़रूरी हैं वो सारे इस वीडियो में यहाँ देने का प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कई बार पूछ लिया जाता है। तो 2 अक्टूबर 1869 में 1869 में हुआ, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आपका आ भी जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपना, महात्मा गांधी जी किस रियासत से संबंध रखते थे। ये कंपटीशन वगैरह में पूछा गया है। अब देखो, रियासत का मतलब क्या है कि महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे वो राजकोट रियासत के दीवान थे, तो ये इस रियासत से संबंध रखते थे भाई। फिर उसके बाद है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस भारतीय का मुकदमा लड़ने के लिए गए हैं। देखिए, हमने महात्मा गांधी जी का इतिहास पढ़ा है। तो महात्मा गांधी जी क्या, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, फिर वापस पलट करके आए और फिर क्या करते हैं 1893 में, 1893 में ये एक मुस्लिम व्यापारी है, भारतीय मुस्लिम व्यापारी है दादा अब्दुल्ला, उसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका ये गए हैं। अब 1893 से 1915 तक ये वहीं रहेंगे। 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत लौट करके आएंगे। और इनकी याद में क्या है, उस दिन 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है भाई। तो इतने टाइम तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं। उसके बाद है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रेल के डिब्बे में से एक गोरे यानी एक अंग्रेज़ के द्वारा कहाँ उतार दिया गया था। जैसे हम वहाँ देखते हैं गांधी जी वहाँ भी क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद की नीति को देखते हैं, फिर उसके विरुद्ध वो सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। तो उनको क्या है, रेल के डिब्बे में से उतार दिया गया था अंग्रेज़ के द्वारा। तो वो कौन सी जगह थी, वो मैरिट्सबर्ग जो जगह थी वहाँ से उनको उतारा गया था भाई। फिर उसके बाद है, टोलस्टॉय फार्म की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी। और ये कहाँ की थी, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की थी। ये पहला आश्रम था जो इन्होंने स्थापित किया है और 1910 में इसकी स्थापना की है। ट्रांसवेल में भारतीयों के खिलाफ जो भी चल रहा था, वहाँ पर रंगभेद चल रहा था, तो सत्याग्रह आंदोलन के केंद्र बिंदु के रूप में यहाँ से वो काम करना शुरू करते हैं। तो ये टोलस्टॉय फार्म था भाई। उसके बाद गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ और कब किया था। अब ये इंडिया में नहीं, मतलब सबसे पहले जब उनके द्वारा किया गया था तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था और रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने इसका प्रयोग किया था। फिर उसके बाद है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना। हमने बताया 1915 में गांधी जी वापस भारत में आ गए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो राजनीतिक विचारधारा है वो उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनका अपनाना शुरू कर देते हैं। तो अपना राजनीतिक गुरु इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन में आता ही आता है आपका। फिर है, भारतीय लोगों ने सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा था। अब प्रथम विश्व युद्ध की हम बात करते हैं तो 1914 से 1918 के बीच में ये हुआ था भाई। और इस टाइम पीरियड में क्या था कि अंग्रेजी जो सरकार थी उसने भारतीयों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। तो यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने क्या किया, जनता को मोटिवेट किया कि हमें अंग्रेजी सरकार की सहायता करनी चाहिए। तो इन्होंने भारतीयों को भर्ती किया भाई सेना में और विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा, इसलिए इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब और कहाँ की थी। भारत में बात कर रहे हैं हम, आश्रम इन्होंने स्थापित किया 1915 में। ये आए भाई अहमदाबाद गुजरात में, साबरमती नदी के तट पर इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। फिर उसके बाद है, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आपका पेपर में आ जाती है। तो 1909 में इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर है इंडियन ओपिनियन, ये क्या था इनका, समाचार पत्र था भाई, साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने शुरू किया था भाई। फिर है यंग इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो महात्मा गांधी जी ने 1919 से 1931 तक यंग इंडिया का साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया था भाई। 1919 में माना जाता है यंग इंडिया, 1919 का टाइम पीरियड इसका। फिर हरिजन नामक समाचार पत्र भी इनके द्वारा साप्ताहिक पत्र निकाला गया था, ये भी 1933 में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आपका, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। फिर है नवजीवन साप्ताहिक पत्र इनके द्वारा निकाला गया था भाई, कब, ये भी नवजीवन कब है, 1919 में, गुजराती भाषा में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था भाई। फिर है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह करने की धमकी किस आंदोलन के तहत दी थी। मतलब इन्होंने अंग्रेजी सरकार की नीतियाँ देखी और फिर ये धमकी दी है, यह सत्याग्रह
शुरू करने की बात की है तो ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उस दौरान। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ भाई? 1917 में बिहार में चंपारण जिले में, और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और ये पहला सत्याग्रह जो यहाँ इन्होंने प्रयोग किया है भाई भारत में, तो ये चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कब कहा? अब हमें ये पता है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब कहा है, किस दौरान कहा है? तो चंपारण सत्याग्रह सफल हो जाता है भी, इनके नेतृत्व में किया जाता है। अंग्रेजी सरकार और जो भी हैं वो इनके सामने झुक जाते हैं, इसलिए क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर उस समय उनको महात्मा कहते हैं। फिर उसके बाद है, भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह किसको माना जाता है? तो ये खेड़ा सत्याग्रह को माना जाता है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों द्वारा किया गया था। अंग्रेजी सरकार की जो कर वसूली थी उसके विरुद्ध में एक सत्याग्रह था भी, और जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नेतृत्व करने वाले गांधी जी भी हैं और उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी खेड़ा सत्याग्रह किसान जो सत्याग्रह है उसमें इन्होंने भाग लिया था भाई। फिर उसके बाद है, अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 में किसको लेकर के विवाद आरंभ हुआ था? मतलब यहाँ आंदोलन शुरू करते हैं अहमदाबाद में, तो क्या विवाद था इनका? प्लेग बोनस को लेकर के, कि प्लेग बोनस बहुत कम दिया जा रहा था, वो मांग ज़्यादा कर रहे थे, तो वो विवाद आरंभ हुआ था। फिर है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो अनुसुईया बेन है भाई, इन्होंने गांधी जी को साथ दिया था। और ये मिल मालिकों के खिलाफ है, ये हमें पता है। और मिल मालिक इनका भाई है जिसका नाम है अम्बालाल साराभाई, और अनुसुईया उनके खिलाफ इसमें गांधी जी का सहयोग करती है। ये गांधी जी के मित्र भी रहे हैं भाई, और साबरमती आश्रम स्थापित करने में भी इन्होंने क्या किया था? बहुत सहयोग किया था, दान किया था भाई। फिर उसके बाद है, गांधी जी के प्रयासों से अहमदाबाद मिल मजदूरों को कितना बोनस प्राप्त हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार कंपटीशन में मिल जाता है। तो 35% बोनस इनको प्राप्त होता है भाई। फिर है, 1917 में चंपारण के किस किसान ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने के आग्रह किया था? मतलब चंपारण सत्याग्रह शुरू होने से पहले ऐसा कौन सा किसान नेता था जो गांधी जी से भेंट करते हैं और उनको बुलाते हैं यहाँ पे? तो राजकुमार शुक्ल थे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी प्रमुख नेता कौन थे? मतलब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी तो थे ही थे, उनके साथ और कौन से नेता थे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद है, JB कृपलानी है, महादेव देसाई है, नरहरि पारिक है, ब्रज किशोर है और मजुल हक है। ये सारे लीडर थे जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे भाई। उसके बाद है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किस भारतीय नेता ने किया? मतलब ऐसे बहुत से लीडर थे कांग्रेस में या उनके आसपास जो क्या करते हैं, उनकी कुछ गतिविधियां हैं जिनका विरोध करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाले कौन थे? NG रंगा थे भाई। फिर उसके बाद है, गांधी जी को अंग्रेज़ों ने 1919 में कहाँ से गिरफ्तार किया था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के आसपास की बात है। रोल्ट एक्ट का ये विरोध कर रहे थे, तो गांधी जी ने लोगों को मोटिवेट किया था कि सब हड़तालें करें, इकट्ठा हो जाएं। तो उस टाइम पीरियड में गांधी जी क्या करते हैं, बॉम्बे से हरियाणा पंजाब जा रहे थे। तो उस टाइम पीरियड में 10 अप्रैल 1919 को उनको रेलवे स्टेशन, पलवल रेलवे स्टेशन हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया जाता और वापस उनको बम्बई भेज दिया जाता है भाई। तो ये गांधी जी को यहाँ से गिरफ्तार किया, ये भी आपका पेपर में आ जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपके आए हुए हैं पेपर में। गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संख्या किस रिपोर्ट को दी है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट है भाई। अब यहाँ हमने बताया कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। अब इसके लिए भारतीयों ने विरोध किया और उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार क्या करती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमेटी की नियुक्ति करती है। और इसमें भी कोई ज़्यादा सा अच्छा परिणाम निकल करके नहीं आता, भारतीयों को कोई इसमें न्याय नहीं मिलता है, इसलिए गांधी जी ने इसके लिए ये बात कही है। उसके बाद है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था? ये भी कई बार पूछ लिए जाते कंपटीशन में, प्रस्ताव कब रखा गया, कब पास हुआ? तो एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था सितंबर 1920 में, और लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें क्या है, ये प्रस्ताव रखा गया था।
और प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन होना था, नागपुर में हुआ था और इसमें ये प्रस्ताव पास हो गया था। उसके बाद है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किस भारतीय नेता ने प्रमुख रूप से किया था? मतलब असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव रखा गया था, एनी बेसेंट और CR दास कुछ ऐसे नेता थे जो इसका विरोध करते हैं, और जब ये पास हो जाता है तो ये कांग्रेस छोड़ करके चले भी जाते हैं। तो उसमें प्रमुख कौन था ये पूछ लिया जाता है, तो CR दास प्रमुख थे भाई, जिन्होंने इसका विरोध किया था। फिर है, असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि त्यागी थी? अब क्या हुआ है, 1920 में गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन ये जो मूवमेंट है इसको कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो उपाधियाँ दी गई थी, गांधी जी ने और बड़े लीडरों ने अपनी उपाधियाँ त्याग दी थी। तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? केसरी हिंद की उपाधि त्यागी थी। भाई इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ये गांधी जी को कब दी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार का इन्होंने सहयोग किया था, उसके बदले में इनको केसरी हिंद की उपाधि सरकार के द्वारा दी गई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और भी पदक त्यागे थे, जो कौन से थे? जैसे जुलू पदक है, बोवर पदक है, वो भी इन्होंने त्याग दिए थे। फिर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है कब आरंभ किया था? तो 1 अगस्त 1920 को ये आरंभ हुआ था। भाई ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। फिर असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता कौन थे? मतलब इस टाइम पीरियड में प्रमुख नेता जो गिरफ्तारी देते हैं अपनी, वो मोहम्मद अली हैं भाई। नेक्स्ट है, चोरी चोरा जो कांड है कब और कहाँ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आ जाता। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ये देखिए, हम जब इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि गांधी जी ने इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो चोरी चोरा कांड क्या था कि लोगों की भीड़ ने इकट्ठा होकर के उत्तर प्रदेश में एक थाने पर हमला कर दिया था, आग लगा दी थी उसको, और इसमें 22 पुलिसकर्मी क्या है, मारे गए थे। इसलिए ये हिंसात्मक घटना से गांधी जी दुखी हुए और उन्हें असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया या बंद कर दिया था भाई। फिर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया था? तो 12 फरवरी 1922 को बारडोली में एक बैठक बुलाई कांग्रेस की, और इसमें क्या करते हैं, इसको स्थगित कर देते हैं। अब ये असहयोग आंदोलन खत्म तो कर दिया, लेकिन भारतीय जनता और बड़े बड़े लीडर सब उनका सहयोग कर रहे हैं, तो वो क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं इसके प्रति? ये भी कई बार पूछी जाती है आपसे ऐसी डेफिनेशन। तो किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है? किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ये सारे इंपॉर्टेंट है और इनको देने का हमने यहाँ प्रयास किया है भाई। उसके बाद है, ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये ऐसे युग स्थगित करने के बाद के हैं भाई। यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं हुआ तो उसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने। फिर है, कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अब ये देखो, ऊपर सारे के सारे जो बड़े नेता हैं, लीडर हैं, कुछ जेल में हैं भी, और जेल में बैठे बैठे ये प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं स्थगित होने के बाद असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने उनको ये कहा है, कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं, जेल में बंद भारतीय नेताओं के लिए उन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के दिसंबर 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, और हमने अधिवेशन अलग से करवाए भी हैं, तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, मेन लीडर जो हैं। फिर है, गांधी दास पैक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। नवंबर 1924 में ये समझौता हुआ है गांधी दास के बीच में, यानी गांधी जी और CR दास के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दांडी मार्च। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। अब ये दांडी मार्च क्या था? दांडी की यात्रा क्या थी? गांधी जी ने जब सविनय आंदोलन को शुरू करना है, तो उस टाइम पीरियड में नमक कानून तोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक मार्च करते हैं। 12 मार्च 1930 को ये अपने 78 चुने हुए प्रतिनिधियों अनुयायियों को लेकर के साबरमती आश्रम से चलते हैं, अहमदाबाद से। और ये ऐतिहासिक दांडी यात्रा है, गुजरात में ये प्रारंभ किया जाता है, और 5 अप्रैल 1930 को 241 मील। अब ये 241 कई जगह क्या है, 385 किलोमीटर भी आपको मिल जाता है अभी, 385 लंबी पद यात्रा ये करते हैं। 24 दिन में ये पूरी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है भी। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से क्या है, नमक कानून तोड़ करके ये सविनय आंदोलन को शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। कंपटीशन में 2-3 हमने बातें यहाँ बताई जो पूछ ली जाती हैं हमसे अलग अलग।
फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये कई बार एज इट इज़ हिंदी में पूछ लिया जाता है भाई, कब आरंभ हुआ था। तो ये 12 मार्च 1923 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में क्या है इन्होंने प्रारंभ किया था। फिर है गोलमेज सम्मेलन। अब यहाँ देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पीरियड में क्या है, अंग्रेजी सरकार भारतीयों को बुला करके या प्रमुख जो दल हैं उस टाइम पीरियड में उनके लीडरों को बुला करके क्या है गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित करती है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। किस स्थान पर हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में लंदन में। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 में। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि यहाँ क्या करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पीरियड में गांधी इरविन समझौता हो जाता है, जिसके बाद ये राजपुताना नामक जहाज में बैठ करके जाते हैं और सरोजिनी नायडू भी इनके साथ जाती हैं। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में। तो ये अगर हम कहें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा जो है 1932 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। कई बार पता है क्या पूछा जाता है यहाँ से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, मतलब तीनों में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं भाई। अंबेडकर जी क्या करते हैं, तीनों में भाग लेते हैं। ये दलित नेता थे भाई उस टाइम पीरियड में। फिर है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है। गांधी जी को मनाते हैं अपने साथ गोलमेज सम्मेलन में उनको लेके जाना है। कुछ बातों को मान लिया जाता, कुछ बातें गांधी जी मान लेते हैं। तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था भाई। फिर उसके बाद है विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर किसको कह करके पुकारा। अब विंस्टन चर्चिल क्या करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा है उस टाइम पीरियड में वो गांधी जी को देखते हैं और उनको देख करके उन्होंने क्या कहा, देशद्रोही फकीर कह करके गांधी जी को पुकारा है विंस्टन चर्चिल ने। इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन में आ भी जाता है। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए जैसे ही गांधी जी क्या करते हैं सीढ़ियों से जा रहे हैं तो उनको अर्धनग्न फकीर कह करके किसने पुकारा था, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। फ्रैंक मोरिस ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद है पूना समझौता। ये 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, यहाँ भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भी, दलित नेता के रूप में उभर करके आए थे और गांधी जी से ये समझौता करते हैं। अब यहाँ क्या था, एक सांप्रदायिक पंचांग था जिसमें क्या है सांप्रदायिकता अलग अलग सभी वर्गों को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया था। गांधी जी उसका विरोध कर रहे थे, तो दोनों के बीच में समझौता है, आपस में क्या करते हैं एक दूसरे की बातें जो हैं मान लेते हैं या कम कर देते हैं। फिर है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था। पवनार आश्रम महाराष्ट्र में क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। प्रथम सत्याग्रही किसको कहा जाता है, जो गांधी जी के द्वारा जो मनोनीत किए गए थे विनोबा भावे हैं। और दूसरा सत्याग्रही माने तो वो है जवाहरलाल नेहरू। फिर गांधी जी ने उत्तर तिथीय चेक पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 में क्या है क्रिप्स की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव आया जिसको इन्होंने ये नाम दिया है। फिर है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में क्या भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर उसके बात करें, यदि संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा था, ये गांधी जी ने कहा था भाई। अब यहाँ क्या था कि जब ये प्रस्ताव पास किया गया है तो इसका विरोध चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड में जो लीडर हैं उनके लिए गांधी जी ने ये कहा है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किए जाने से पहले गांधी जी ने जब उनका विरोध या चुनौतियाँ चल रही थी उसको लिए। फिर उसके बाद है भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कब की गई थी, तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता कौन करता? अब्दुल कलाम आज़ाद करते हैं और इसमें वृद्धा प्रस्ताव की क्या है पुष्टि कर दी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो भी बातें हैं उसकी। अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को, क्योंकि अगस्त में शुरू हुआ ना ये। फिर है करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और ये क्या है, अपना स्पीच दे रहे हैं भाई, उस टाइम पीरियड में लोगों को ये नारा उनके द्वारा दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। फिर है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो ये गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू जी भी इनके साथ में थी और पूना के आगा खा पैलेस में इनको रखा जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, 8 अगस्त को इन सब ने घोषणाएं जारी कर दी कि भारत छोड़ो आंदोलन हम करेंगे। और 9 अगस्त को ही क्या होता है, सुबह सुबह अंग्रेज अधिकारी सारे बड़े बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लेते हैं और कोई भी ऐसा नेता नहीं बचता जो आंदोलन का नेतृत्व कर पाए। फिर है सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड, 16 अगस्त 1932 को हमने बताया ना, गोलमेज सम्मेलन में ये अवार्ड था और इसी के परिणाम स्वरूप गांधी और अम्बेडकर के बीच में फिर समझौता होता है। फिर है अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत और भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ, किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा है 5 जुलाई 1942 को। अपना जो उनका पत्र था हरिजन, उसमें उन्होंने लिखा है भाई इसको। फिर है हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, किसने कहा था? तो ये कहा था जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी गई उस टाइम पीरियड में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था भाई। फिर है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने कितने मिनट भाषण दिया था? ये भी पूछ लिया जाता है। ये 70 मिनट के तक ये भाषण देते रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित करते रहे थे वे। फिर उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजी सरकार ने 9 अगस्त की सुबह कांग्रेस के नेताओं को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया? हमने बताया ना, सभी बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लेते। ऑपरेशन जीरो आवर इनके द्वारा चलाया जाता और ये सारे बड़े जितने भी लीडर हैं उनको जेल में बंद कर देते हैं। फिर है गांधी जी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, सतर नहीं उठाते, यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? समग्र नेतृत्व में चलाया गया था। तो इसका कोई नेता नहीं था। वैसे तो देखो हमें पता है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो चला ये इसका विकास नहीं कर पाए थे, प्रसार नहीं कर पाए थे, तो कोई प्रमुख नेता नहीं था वे। फिर है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने बुलाया था? गांधी जी के द्वारा इनको कायदे आजम कहा गया था भाई। अब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की बात चल रही थी तो इसका नेतृत्व तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ जो बचे हुए जो लीडर थे वो भूमिगत होकर के छुप करके क्या कर रहे थे, इस आंदोलन का प्रसार कर रहे थे। रेडियो के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था उनके द्वारा। तो भूमिगत होकर के कुछ नेताओं ने इसको चलाया था भाई, वैसे नेतृत्व विहीन था। फिर है गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा चल रही थी जिसमें क्या गांधी जी की हत्या कर दी जाती है और नथुराम विनायक गोडसे हैं जो इनके ऊपर गोली चला देते हैं भाई। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे।